नमस्कार। आज हम बात करेंगे आँखों की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले एक नए उपचार के बारे में, आँखों में लगने वाले इंजेक्शन या इंट्राविट्रेल इंजेक्शन के बारे में। पहले बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन समय के साथ नई मशीनें आने के साथ हम उनके बारे में ज़्यादा जान पाए हैं और इसी के साथ नए उपचार, नए ट्रीटमेंट, नए केमिकल्स उपलब्ध हैं हमारे पास, जिससे आज हम उनका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। पहले जिन बीमारियों में रोशनी खत्म हो जाती थी धीरे धीरे, आज हम उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, रोशनी बढ़ा सकते हैं, या एक टाइम पर ज़्यादा ख़राब होने के बाद ये कोशिश कर सकते हैं कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और ये सब संभव हुआ है आँखों के इंजेक्शंस या इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस के साथ। आँखों में लगने वाले इंजेक्शंस कई तरह के होते हैं। इनको मुख्य रूप से दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कंपाउंड आते हैं एंटी-VEGF इंजेक्शंस उनको कहा जाता है, जिनमें बहुत तरह के इंजेक्शंस हैं, बहुत नामों से आते हैं, जैसे एसेंट्रिक्स, ल्यूसेंटिस, आइलिया, रेजुमैब, पैचनेक्स, वेबिस्मो। इस तरह के कई सारे अलग अलग कंपाउंड वाले इंजेक्शंस आते हैं, जिनको बीमारी के हिसाब से ही देना पड़ता है पेशेंट को, उनकी कंडीशंस के हिसाब से। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कई बार इन इंजेक्शंस को ज़रूरत पड़ने पर एक इंजेक्शन से दूसरी इंजेक्शन के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसी भी कंडीशन रहती है उसके हिसाब से इनको पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है। दूसरे तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो इम्प्लांट के फॉर्म में आते हैं, सूजन कम करने के लिए स्टेरॉयडल इंजेक्शंस रहते हैं, जैसे ऑजोडेक्स या ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड इंजेक्शंस, IVTA इंजेक्शंस। इनको भी ज़रूरत के हिसाब से ही दिया जाता है। ये जो इंजेक्शंस हैं ये कई बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आँख के पर्दे की बीमारियों के लिए, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में जहाँ आँख के पर्दे पे सूजन आ रही है, या नई नसें बन रही हैं जहाँ से खून लीक करता है, या पर्दे पे सूजन आती है, तो इन सब जगह इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है। ये उसको सूजन को कम करने में, उनको रोकने में सहायता करते हैं, और या नई जो नसें बन रही हैं उनको रोकने में सहायता करते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल आँख के पर्दे की नसों में, अगर उनकी खून की सप्लाई बंद हो रही है, वेन्स की खून की सप्लाई बंद हो रही है, वेन ऑक्लूजन्स में, वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पर कई बार पर्दे में सूजन आती है तो इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं अगर समय से डिटेक्ट कर लिया जाए सूजन को तो, और शुरुआत में लगाया जाए। इसके अलावा इनका इस्तेमाल और बीमारियों में भी हो सकता है, जैसे कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जहाँ पर्दे पे झिल्ली बन रही है, जहाँ से ब्लड लीक कर सकता है या पानी लीक कर सकता है, पर्दे पे सूजन आ सकती है, वहाँ पर भी इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल है। इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये सब वे बीमारियाँ हैं जो पहले लाइलाज थीं, जहाँ इनका बहुत प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं था, लेकिन इन इंजेक्शंस के आने के बाद हमारे पास बहुत सारी इस तरह की सुविधा हो गई है कि हम इनको समय से अगर डिटेक्ट कर पाएँ तो बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। समय के साथ नए इंजेक्शंस आते जा रहे हैं, नई दवाइयाँ आती जा रही हैं जो पहले से ज़्यादा प्रभावी हैं, पहले से ज़्यादा असरदार हैं, और इसकी वजह से विजुअल प्रोग्नोसिस अच्छी हो गई है। जिन पेशेंट्स में रोशनी को पहले बचा नहीं पाते थे उनमें अभी बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी हैं जो यूवेइटिस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर पर्दे के अंदर किसी तरह की, आँख के गोले के अंदर किसी तरह की सूजन है तो वहाँ उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्लांट्स होते हैं, ऑजोडेक्स इम्प्लांट होते हैं, या IVTA कुछ केसेस में यूज़ कर सकते हैं। इन इंजेक्शंस को आँख के पर्दे में सूजन के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कई बार कंबाइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारी का समय से पता लगने पर कई बार इंजेक्शंस बहुत प्रभावी तरीके से शुरुआती इंजेक्शंस ही काम करते हैं, अदरवाइज़ इनको कई बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार इनको एक महीने के अंतर पे देना पड़ता है। यह सब पेशेंट की बीमारी की स्थिति पर निर्भर करता है, कितनी पुरानी बीमारी है, बीमारी ने कितना पर्दे को नुकसान पहुंचाया है, कितनी सूजन पर्दे पर है, उसने कितना परमानेंट डैमेज किया है। इन सब चीज़ों के हिसाब से इंजेक्शंस को डिसाइड करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो पेशेंट सामान्य तौर पे जानना चाहते हैं कि कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है या वो कैसे लगाने पड़ेंगे, तो सामान्य तौर पे इन इंजेक्शंस को 4 से 6 सप्ताह के अंतर पे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, सामान्य तौर पे 1 महीने के अंतर पर। यह पेशेंट की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि बीमारी की स्थिति क्या है, उसने कितना नुकसान किया है। अगर बीमारी को समय से डिटेक्ट कर लिया जाता है, समय से उसमें इलाज चालू हो जाता है, अर्ली इंजेक्शन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन कई बार बीमारी बढ़ चुकी होती है, सूजन बढ़ चुकी होती है, उसने पर्दे को अगर परमानेंट तरीके से नुकसान पहुंचाया होता है तो ज़्यादा इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और कई बार विज़न भी उतना अच्छा वापस नहीं आ पाता है। कुछ केसेस में बीमारी के प्रोग्रेशन को रोकने की कोशिश की जाती है इन इंजेक्शंस के द्वारा। ये तो कोशिश होती है कि रोशनी बढ़ जाए, लेकिन साथ में ये भी रहती है कि अब बीमारी आगे ना बढ़े। तो इन सब चीज़ों में कई चीज़ों को देखकर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से किस तरह के इंजेक्शंस देने हैं वो डिसाइड करने पड़ते हैं। उनका टाइम ड्यूरेशन या इंटरवल क्या है वो डिसाइड करना पड़ता है। और कई बार अगर एक इंजेक्शन असर नहीं कर रहा होता तो दूसरे इंजेक्शन पर भी शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सब डॉक्टर जो आपके रहते हैं वो देखकर ही बता पाएंगे कि कौन से इंजेक्शन की ज़रूरत है और कितने समय पर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मरीजों के बीच में एक और परेशानी ये भी रहती है कि इंजेक्शंस के नाम से उनमें थोड़ा सा घबराहट फैल जाती है या फिर थोड़ा हिचक रहती है कि आँख के अंदर इंजेक्शंस किस तरह से लगवाए जा सकते हैं। यह इंजेक्शंस अपने आप में बहुत सुरक्षित हैं। इनको सामान्य तौर पे ओटी के अंदर ही लगाया जाता है, प्रिकॉशंस लेकर जैसे ऑपरेशन किए जाते हैं उसी तरह की सफाई के साथ में इन इंजेक्शंस को भी लगाया जाता है। आँखों को सुन्न कर देते हैं दवा डालकर, जिससे पता नहीं लगता है, और बहुत ही बारीक सुई के द्वारा इसको आँख के अंदर लगाते हैं। ये इस तरह का आँख का मॉडल है, क्योंकि सूजन सामान्य तौर पर पीछे की तरफ रहती है, यहाँ पर जहाँ बारीक नज़र बनती है या जहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी बनती है। तो इंजेक्शंस को आँख के अंदर यहाँ दवा को छोड़ा जाता है इंजेक्शन के द्वारा, जिससे वो आँख के अंदर पर्दे पर सीधे असर कर पाए। इस वजह से इनका असर जल्दी आता है। और अगर रिपीट भी करना होता है तो सामान्य तौर पे 1 महीने के अंतर पर इनको फिर से एसेस करते हैं कि अगर ज़रूरत है तो इंजेक्शंस फिर से देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन इंजेक्शंस के लिए पेशेंट को फॉलोअप नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आँख के डॉक्टर, आपके रेटिना के स्पेशलिस्ट जो भी सलाह दे रहे हैं, जैसे भी सलाह दे रहे हैं, उसके हिसाब से इंजेक्शन लगवाने चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप होने पर एक इंजेक्शन के बाद अगर उन्होंने एडवाइस किया है तो उस इंजेक्शन का असर जाने लगता है। तो बेटर यही रहता है कि उन्होंने जो भी टाइम आपको ड्यूरेशन बताया है और जिस तरह से बताया उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन इंजेक्शंस को या ये जो भी इलाज हैं इनको बीच में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कई बार जब भी पेशेंट आता है डॉक्टर के पास उस समय तक उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है आँख के पर्दे की, या आँख की जो भी सूजन आई है वो परमानेंट होने लगती है। तो अगर इसको जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसमें इलाज की जो सफलता की संभावना है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। बीमारी जितनी पुरानी होती जाती है उतनी लाइलाज होती जाती है। इलाज के लिए उतनी ज़्यादा इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आपके आँख के सर्जन, आँख के स्पेशलिस्ट जिस तरह से आपको सलाह दे रहे हैं उस तरह से ही इनका इलाज करना चाहिए और उनके बताए हिसाब से ही फॉलोअप में रहना चाहिए। कई बार इन इंजेक्शंस के साथ में और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे अगर पर्दे में लेज़र से कुछ सिकाई करने की ज़रूरत हो या अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है तो कई बार सर्जरी या ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ें आपके रेटिना स्पेशलिस्ट देखने के बाद ही आपको ठीक तरह से बता सकते हैं। इसलिए इलाज चालू होने के बाद उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है, पेशेंट के हित में रहता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।